इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। धर्मवीर भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम राम। धर्मवीर भाई जी न्यू बताओ कि पूरा जोर का चल रहा है, जो रबी मौसम के फसलें उठाने में लग रहे हैं, बतेरा ना तो उठा भी लिए जो उनसे ये तो चल के भी थमन न हो रहा, सही कह रहे तो चलना में न्यू कह रहे हो ना, ये भी बुस रह रहा है। उसने भी बंधन जोड़न में लग रहे हैं, लोग बनाने में लग रहे हैं। पर इसके साथ साथ मैं न्यू हैरान था देख के कि इतने व्यस्त टाइम में भी और समय में भी आप जो है डांगरा के आले दुआले से न ज्यादा फिर थे, देख रहे थे किसी ने ऊपर थे खरेरा कर रहे थे, किसी पे घास गिर रहे थे, और फिर और मेरे ख्याल में थोड़ा सा गुस्से से मैं भी थे। ये आप पूछोगे गुस्से में क्यों थे? वो मुझे लगा न्यू लग रहे थे, आप न्यू गुस्से से में हो रहे थे। अगर न्यू कहा कि भाई ये नुआई नहीं आज, घर वाले पे खिंच रहे थे, दिखा है कि भाई दूर थे। आप तो दूरबीन फिट करके रखो। दूरबीन की आवाज तो दूर लगा रही थी, तो मैं भी सोच तो रहा था, पर मैं आपके गुस्से से डरदा वहां लग नहीं आया। वहां कभी ये तेरे पे उतरा है, पर फिर थोड़ी देर बाद आप शांत हो गए। बड़े ठंडे ठंडे पानी थे, डांगरा ने नहाने लग रहे थे, गिल्ली घर के बिला लिए सारे। वीरेंद्र भाई जी पता कि गर्मी का तो मौसम, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और गर्मी में जो डांगर है ना जी, ये देखो जब आपा गर्मी मानने हाँ ये आप निकलिया नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाई पानी पी पी के भी तीस नहीं मिटती। हाँ कई बार पानी पिया है, पानी भी कई बार पिया है। पानी भी धर्मवीर भाई कोई घड़े का पी रहा है, कोई फ्रिज का पी रहा है। तो मतलब कहने का ये कि भाई पशुओं ने भी तो देखो, ये भी तो जी है ना। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि तो इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। ये भी मतलब डांगर ना आफन लग रहे थे। अच्छा और खुर मारने लग रही थी। मैच देखी नहीं आपने? हाँ समझ गया मैं बिल्कुल। आपने मैं तो देखा, आपने मैच नहीं देखी? नहीं देख रहा था, बेचैनी सी वहां भी थी, पर दोनों तरफ की बेचैनी देख तो भूल गया मैं। चलो नो है ना, अगर भाई इतनी बेचैनी तो चलो ठीक है, चलो भाई, लेकिन उससे फिर आपने तो पता ही है दूध में भी कमी होगी, गिरावट होगी बिल्कुल मेरा। और फिर एक जोटी तो वो आगे की है। हाँ सही कह रहे हो। ऐसे में मतलब अभी उसकी तो और संभाल करनी पड़ेगी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आजकल के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो है पशुओं की देखभाल करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो है। फिर ये रुक सी के क्यों बोल रहे हो आप? खुल के जो है सारी बात बताओ भाई। करना है हमने जो तो डांगरों का लगी गर्मी जी, देखो चारा भी नहीं खाने का, कम खावेगा। अच्छा ये लक्षण है। हाँ, और मुंह खोल खोल के सांस लेवेगा, अम्फड़ सा लग जाएगा जिस तरह आप कह रहे हैं। बिल्कुल, और राड़ गिरेगा। ठीक। और दूध का जो अगर दुधारू पशु होगा तो उसके तो फिर उत्पादन गिरावट आवेगी। और हर समय उसको मतलब छान ढूंढेगा फिर जब गर्मी लगी ना डांगर। तो स्वाभाविक है धर्मवीर भाई, जब गर्मी लगा फिर तो आप ही बात जाए। तो इस गर्मी ने देखो कम करने के लिए आप एसी, कूलर, पंखे, छा में बैठ गए, तो ये सारे काम कर रहे आपा, टाइम सिर नहारे धोरे। हाँ बिल्कुल सही। तो पशुओं में भी गर्मी के लक्षणों को कम करने के लिए कुछ जो पशु चिकित्सक से बात करी है, जो उसके आधार पे कुछ तो अपन पता ही है। हाँ जो सभी पशुपालक भाई भी ध्यान रखे हैं। पर कई बार जो है समय, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि मौसम हो, फसल बाड़ी ठाण का, बुआरे का, कटाई का मौसम आ जा, तो उसमें भी थोड़ा सा समय की अलगर्जी हो जा। हाँ, तो हम भाइयों से भी कहेंगे कि एक तो इस मौसम में ना पशुओं के लिए उचित आवास की व्यवस्था रखें। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और उन्होंने उनका जो शेड है या जो उनका छप्पर है हवादार हो, यह बात हमने। छात उसकी थोड़ी सी ऊपर हो जिससे के अंदर तपत ना हो। हाँ,
और टीन वाली तो चादर ना ही हो तो अच्छी। अभी आप ठीक कह रहे हो। और जे ओ तो फिर न्यू उसके ऊपर फिर अपना वो कोई इंतजाम कर घास फूस की ना कंडा वगैरह घेर ले, कुछ पराली वगैरह घेर ले जी। और एक और भी चल रहा है धर्मवीर भाई आजकल, ऐसे ऐसे शेडा में एक वो कह रहे हैं आजकल में फुहारे से लग जाए, मिस्ट कहते हैं जिसने। अच्छा भाई वो आप पानी के चले हैं थोड़े थोड़े से और उसमें लगा दें जगह जगह, और उसमें धुंध सी बनेगी, ठंडी ठंडी हल्की हल्की फुहारा हो जाएगी है, और उसमें डांगर जो है ठंडक महसूस करे। मतलब कहने का यह वीरेंद्र भाई के पशु को मतलब ना ऐसा महसूस करावे कि भाई वो पशु जो ना मतलब डंग सिर खा ले, डंग सिर रह ले जी हाँ है, और वो फिर दूध अपने आप ही दूध मतलब ठीक देवेगा। और एक और बात भी है वीरेंद्र भाई, क्या बोला कि जो पशुशाला है उसमें हर एक पशु के लिए जरूरत के हिसाब से उसकी जगह होनी चाहिए। नो नहीं हो भाई 4 डांगरों की जगह 6 बांध दिए, यह भी है, वह भी गर्मी आवेगी, उसमें भी गर्मी, डांगर तो डांगर की भी गर्मी होगी। और पशुओं को समय समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना चाहिए, और पशुओं के लिए साफ सुथरा ठंडा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए पीने की। और जहाँ कहीं मतलब ये भी बात हो कि भाई पानी की कमी है, जी हाँ, नहा नहीं सकते, तो फिर जो डॉक्टर हैं वो ये कहें कि पशु के जो माथे पे 2-4 लोटे पानी तो गिरे जा सके। यह बात सही कह रहे हैं कि सिर ठंडा हो जाए, सिर ठंडा हो जाए, ठंडक मतलब ठंडक तो गर्मी तो दिमाग में चढ़े ना, चढ़े से ठीक कह रहे हैं। तो जहाँ नहाने का सही इंतजाम नहीं है पानी का, तो वहाँ ये 2-4 लोटे पानी के दिन में 3 बार कम से कम सिर पे गिर दें, उसके सिर पे गिर दें जी। और पशुओं में जो चारा है वो सवेरे के टाइम पे या सांझ के टाइम पे ही देवें, उस समय वायुमंडल का तापमान कम हुआ है तो पशु चाह के खा लेगा। और पशु के आहार में ना जी वो क्या करें आप, वो खनिज, हाँ भाई ईंट सी गेरे करो, खनिज मिश्रण कहते हैं, हाँ अच्छा वो भी देनी है, वो भी देनी चाहिए। कितना दें यार भाई, ये लगा लो कि भाई 30 से 50 ग्राम के बीच में जैसी अवस्था हो पशु की, तो उस हिसाब से देवे। ठीक कह रहे हैं। अब जैसे मान लिया कोई गैबन पशु है तो उसको थोड़ा सा अब उन बच्चे के लिए भी चाहिए और अपने लिए भी चाहिए। बात सही कह रहे हैं आप, थोड़ा सा बढ़ा ले, उन्हें थोड़ा सा बढ़ा ले। और जब पशु पर तो पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान, गर्मी ज्यादा पड़ा है, कई बार न्यू हो जाए, गर्भपात की भी समस्या पड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाछा दिखाने लग जाए, कई बार लग जाए, तो इसका भी बचाव करना ही पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। और गर्मियों में वीरेंद्र भाई हरे चारे की तो देखो कमी होने लग रही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ऐसे में हमने हे या साइलेज का इस्तेमाल अगर बना रखा हो तो कर लेना चाहिए। और इस मौसम में ना ये मान लिया जो तो खैर चलो गर्मी है, मक्खी मच्छर ज्यादा प्रकोप नहीं है, परजीवी आ जाए, चिचड़ी वगैरह बढ़ने का अंदेशा। बिल्कुल बिल्कुल, ये परजीवी तो जरूर तंग करेंगे। और परजीवियों की शुरुआती भी होने लगी होगी, कहीं कहीं तो दिखने लग जाए। हाँ, तो ऐसे में पशु चिकित्सक की सलाह से और पशुपालक भाइयों को कीटनाशकों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अच्छा। और भाई देख कई बार ना पुराना कूलर पड़ा हो घर में, उन्हें आप कबाड़ी पे बेच दें। सही कह रही है। और जबकि उस कूलर का इस्तेमाल पशुशाला में कर लें, पशुशाला में लगा डांगर भी हवा ले ठंडी ठंडी, और आंदे जाते अपने भी फुहारा होगी, काटेंगे जब वो नहीं बैठेगा वहाँ। गलत बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर कोशिश तो ये होनी चाहिए कि कम से कम दुधारू पशुओं को दूध निकालने से पहले घड़े का ठंडा पानी पिला दो। अच्छा, उन्हें अच्छी तरीके से नुहावे। ऐसा करने से ना वीरेंद्र भाई जी, जो खास तौर से भैंसों के दूध में उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। और साथ साथ में यानी संकर नस्ल की गाय, तो उनके भी दूध में उत्पादन होगा। जिस तरह आप कह रहे हो ना, ठंडा पानी पियावेंगे और ठंडे पानी से नहावेंगे 2-3 बार जो कर ले, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही बात करी। और एक बात का और फर्क पड़ेगा वीरेंद्र भाई, क्या? जो आप छोटा मोटा भजन सुनवा दो ना, अच्छा, तो भाई भी कहोगे भाई हाँ भाई बीच में भजन भी सुनवा रहे हैं, मतलब के सारे यहाँ क्या ठंडक हो जाएगी है ना, आराम थे। अरे ये बैठे जो से ये भी ठंडे हो जाएगा, इनका भी ठंडक हो जाएगी, कभी हो जाएगी। ये भी कदी की बात के देख रहे हैं कि भाई गर्मी की बात करो, हमारे कहानी भी देख लिया, हमारे कहानी भी देख तो देख लिया, इनकी भी सुनाओ फिर क्या कहना चाह रहे हैं। मन की घुंडी खोल भरम सब मिट जाएगा, सोहम सोहम बोल संकट कट जाएगा। ओ मन की घुंडी खोल भरम सब मिट जाएगा, सोहम बोल संकट कट जाएगा।
राजा सब इसका साज समाजा, इस तन में मन है राजा सब इसका साज समाजा। कुछ पल का नहीं अंदाजा के ब्योरा पट जाएगा, जो चल गया उल्टी चाल जोड़ा लुट जाएगा। ओ मन की घोली खोल भरम सब जाएगा, सोहम बोल संकट कट जाएगा। मन से करो लड़ाई नितरा को मित्रताई, मत मन से करो लड़ाई नितरा को मित्रताई। दियो सत का रंग चढ़ाई फिर पलट जाएगा, कर देगा कल्याण भजन में जुट जाएगा। ओ मन खोल सब मिट जाएगा, सोहम बोल संकट कट जाएगा। त्रिगुणी संसार रचाया सब मन महेश की माया, त्रिगुणी संसार रचाया सब मन महेश की माया। जब पर्दा दूर हटाया अंधेरा हट जाएगा, सोहम हंस ध्यान हृदय में डट जाएगा। ओ मन की गुटी खोल सब मिट जाएगा, सोहम बोल संकट कट जाएगा। साधु राम साधना साधी मन करने लगा उपाधि, साधु राम साधना साधी मन करने लगा उपाधि। मन बांधी मन से प्रीत मेरा क्या घट जाएगा, मेरा इसका साथ सुसप्ति में छूट जाएगा। ओ मन की गुफली खोल भरम सब मिट जाएगा, सोहम बोल संकट कट जाएगा। मैं प्रदीप मील उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र किसान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि ढैंचा जो कि फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को 80% अनुदान पर दिया जा रहा है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के साथ साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड लेकर और रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर हरियाणा बीज विकास निगम के जो सेल काउंटर हैं जिला कुरुक्षेत्र में, वहां से अपनी जरूरत के अनुसार जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है ढैंचे का सीड ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि उनको इसमें लेने में किसी तरह की कोई कठिनाई है तो टोल फ्री नंबर 1800-180-21117 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ढैंचा फसल कम लागत में अच्छी हरी खाद का काम करती है। इससे भूमि को नाइट्रोजन मिलती है। हरी खाद से भूमि में कार्बनिक पदार्थ बढ़ने से भूमि व जल संरक्षण तथा संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलने से
भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। किसान इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 25 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद। तो वीरेंद्र भाई जी हाँ धर्मवीर भाई, नो बताओ कि अब आपके मन में क्या है, आप भी मन की गुंडी खोल लो। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मन की बात यह है, तो उसमें आ जाए कि मौसम की जानकारी क्या है। तो मौसम के जहाँ तक आज का अधिकतम तापमान का सवाल है, अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 13.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और आसमान भी साफ रहने की संभावना रहेगी। और कल के कार्यक्रम में क्या सुनाओगे? कल का कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो आपने पता है तो कल क्या दिन है? मंगलवार। और इस दिन हमारा क्या काम रहे? फोन इन। और कल का फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा मिट्टी की जांच कैसे करें व इसका महत्व, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर किरण, जो इंचार्ज हैं सॉइल टेस्टिंग लैब करनाल की। जी, तो अब एक बात और बता दो। क्या बोला? कि देखो, देसी खाद है, हरी खाद है, जीवाणु खाद है जी, कई तरीके की खाद आ गई वीरेंद्र भाई, रासायनिक खादों के साथ साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ये जो ढांचा है, इसको हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल करने की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़े सही समय पे करेगा जिक्र भी, क्योंकि ये बोना शुरू करेंगे, आगे चल कर बढ़ेगा, और फिर खेत में वो दबाया जाएगा, और फिर देखो उससे और क्या कुछ करें। आप भी तो जिक्र कर रहे थे एक विशेषज्ञ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? विशेषज्ञ के ही मुंह से क्यों ना सुना। हाँ, यह बात आपने बिल्कुल सही कही। हरी खादों का महत्व, इस विषय पे आज हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार, जो कि तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं, उप कृषि निदेशक कार्यालय कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मवीर भाई, आपका भी और प्रोग्राम सुन रहे सभी किसान भाइयों का स्वागत। तो डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि कृषि का जो काम वो ऐसा है कि ये तो जमीन से ही शुरू होता है डॉक्टर साहब, तो ऐसे में जमीन की सेहत सुधारने में हरी खादों का कितना महत्व है डॉक्टर साहब? देखिए धर्मवीर भाई, ये एक ऐसा विषय है जिसको हम बहुत लंबे अरसे से किसान भाई नजरअंदाज करते जा रहे हैं। इसमें किसान भाइयों का कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि जब हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ था, जिससे भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ था, उससे पहले भारत खाद्यान्न आयात करता था। उस आयात में एक तो समय पे भोजन प्राप्त नहीं होता था, खाना प्राप्त नहीं होता था, अनाज प्राप्त नहीं होते थे। दूसरा, उसकी एवज में बहुत भारी राष्ट्रीय संपत्ति दूसरे देशों में चली जाती थी। तीसरा, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती थी जो हमारे काम की नहीं होती थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो जब मैक्सिकन गेहूं आई थी, उसके साथ कांग्रेस ग्रास नाम का एक खरपतवार आया था, जो आज तक भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और खाद्यान्नों की आपूर्ति का जो विषय था, उसमें आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक टाइम भोजन न करने की भी सलाह दी थी। इन सब समस्याओं से उबरने के लिए समय की जरूरत थी, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को भारत सरकार ने अंगीकार किया और उसके बहुत फायदे भी मिले। आज भारत अपने खाद्यान्न के जितनी भी उसको जरूरत है सक्षम तो है ही है, साथ के साथ बाहर दूसरे विदेशों में भी भेजने के सक्षम हुआ है। लेकिन इसकी बड़ी भारी भरकम कीमत देश को जो चुकानी पड़ी, देश के किसानों को चुकानी पड़ी, और जिसके बारे में मैं अभी बता ही रहा था कि भाई किसानों ने इसकी अनदेखी भी की है, वो ये है कि हमने अपनी जमीन का संरक्षण, उसकी भौतिक संरचना, उसके रख रखाव से काफी खिलवाड़ किया। जी, एक समय था जब अधिकांश भारत के जो जमीनें थी उसमें कार्बन मटेरियल, जो कार्बनिक मटेरियल होता है, जो पौधे की बढ़वार के लिए, जो पौधे के भरण पोषण के लिए जरूरी होता है, जिसे हम ह्यूमस भी बोल देते हैं साइंटिफिक, अगर हम वैज्ञानिक की भाषा में बात करें, तो वो 2% तक भी होता था। लेकिन आज 90% तक ह्यूमस, कार्बनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल हमारी जमीनों में से खत्म हो चुका है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी बचे हैं सारे भारत में, सारे हरियाणा की बात नहीं कर रहा मैं, सारे भारत की बात कर रहा हूँ जी। कुछ क्षेत्र ही ऐसे बचे हैं जिसमें ये 0.5 यानी कि 75% तक नुकसान हुआ है इसका। लेकिन अधिकांश भारत की जमीनों में 80 से 90% तक ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक मटेरियल, जीवाश्म, ह्यूमस, इनका नुकसान हो चुका है। और अगर अब भी हम समय रहते नहीं चेते तो आने वाली स्थिति बहुत ही विकट होगी। इसीलिए भारत सरकार ने इस प्लान में, नीति आयोग ने नई योजना भी लागू करी है कि भी हर खेत 3 सालों के अंदर हर खेत का एक नमूना लिया जाना है, ताकि किसान को पता लग सके
कि उसकी जमीन की भौतिक संरचना क्या है, वो जमीन में से और कितना जमीन का दोहन कर सकता है। इसके साथ ही जहां मिट्टी की जांच एक अहम पहलू है, उसके साथ ही जमीन का रख रखाव, मिट्टी की भौतिक संरचना को बचाने के लिए भी प्रयास भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं, जिसमें कार्बनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल को बढ़ाने के लिए ढैंचा खाद और मूंग या अन्य वनस्पतियों के उपयोग के द्वारा जमीन की भौतिक संरचना को सुधारा जा सकता है। इस के तहत हर साल किसानों को पहले भी दिया जाता रहा अनुदान पर, पहले भी इन बीजों की, मूंग के बीज की, ढांचे के बीज की आपूर्ति की जाती रही है और इस वर्ष भी इस योजना को भारत सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा चालू रखा गया है, जिसके तहत किसान, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का कोई भी किसान 10 एकड़ तक का ढांचा का बीज 80% सब्सिडी पे HSDC हरियाणा बीज विकास निगम के सेल काउंटर से ले सकता है। लेकिन उसके लिए उसको पहले एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ताकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इसलिए जरूरी किया है ताकि कोई भी किसान इससे छूट ना जाए। सब किसान पोर्टल पर निष्पक्ष रूप से सबको बीज का वितरण हो जाए। और इसके साथ ही, जहां इसकी उपयोगिता के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यह योजना हरियाणा में 25 अप्रैल तक लागू है और एक हरियाणा सरकार ने इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया है। मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से उसकी भी जानकारी देना उचित समझूंगा, क्योंकि आज का जो विषय है वो किसान जमीन की संरचना से संबंधित है। तो उस पोर्टल का नाम है agriharyana.gov.in। जैसे किसान भाई इसको क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए इन सुविधा प्राप्त होगी। उसमें एक फार्मर कॉर्नर है, उसको क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जहां तक अगर मैं कुरुक्षेत्र जिला की बात करूं तो हरियाणा में 20,000 के करीब एकड़ का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी 25 या 1/4 के करीब लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं और आशा करते हैं कि किसान इसमें जागरूकता दिखाते हुए इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से पहले करवा लेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी फसल है, जो जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप जैसे ग्वारी है, मूंग है, तो हरियाणा सरकार ने मूंग का भी पोर्टल अभी बंद किया है। पीछे मूंग भी किसानों को मुहैया करवाई है, पोर्टल के माध्यम से ही करवाई है, उनकी रजिस्ट्रेशन की है। इसके अतिरिक्त किसान अपनी तरफ से भी प्रयास कर सकता है। ये तो अनुदान पे प्राप्त होने वाली बस मैंने दोनों बीज बताए हैं। किसान अपनी तरफ से भी दलहन की ऐसे किस्में हैं उनको बाजार से खरीद कर बिजाई कर सकता है। और इसमें एक ध्यान रखने होगा, सिर्फ यही बात होती है कि इनमें ग्रंथियां होती हैं। वैसे तो किसान भाई सारे जानते हैं, फिर भी चलो कुछ नए युवा किसान जो खेती को आत्मसात करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना उचित समझूंगा। वो ये है कि भी 40 दिन की फसल होनी चाहिए, चाहे मूंग है, क्योंकि 40 दिन के बाद उनकी ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं जमीन में और गांठें बन जाती हैं जड़ों में। उन गांठों के माध्यम से हवा की नाइट्रोजन को पौधा खेत में ले लेता है और खेत की उर्वरा शक्ति, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों का आह्वान करता हूं कि अब समय है, अभी अगली फसल धान की बीच में 40 दिन का समय भी बचता है और उचित समय है अपने खेतों की देखभाल के लिए, अपनी जमीन की बचाने के लिए, जमीन के संरक्षण के लिए, उसकी भौतिक संरचना को बनाए रखने के लिए किसान भाई इस ओर सोचे और इन जो बीजों का जो हमने अभी वर्णन किया है अपना जीवाश्म बढ़ाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी इसी खेती से, इसी जमीन से अपना भरण पोषण कर सके। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये जो हरी खाद के रूप में ढांचे का इस्तेमाल हो सकता है, दलहन फसलों का भी इस्तेमाल हो सकता है। और आपने बताया कि जब 40 दिन की फसल हो, चाहे ढांचा हो चाहे ये दलहन हो, उसके बाद हमने क्या करना डॉक्टर साहब उसका फिर? हाँ, बस उसको अगर तो किसान ने अपनी जैसे दलहन की फसलें हैं तो किसान उससे दलहन प्राप्त कर सकता है और उसके बाद अपनी दालें लेके उसके बाद उसको खेत में बहा दे। लेकिन अगर जहां तक ढांचा की बात है, उसको जो नरम ढांचा होता है 40 दिन का, उसको खेत में मिट्टी में काट के ट्रैक्टर से और मिट्टी में मिक्स कर दे, पानी लगा दे। वो उसका जो ग्रीन मटेरियल है, जो पत्ते हैं, तने हैं, वो जमीन में ही सड़ जाएंगे
और जमीन का जीवाश्म लेवल, जो जमीन का जो मैं कह रहा था अभी ऑर्गेनिक मटेरियल 0.2 है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा करते रहे, क्योंकि हमें किसानों ने तो फसलें लेनी है जी, तो भी फसलों की जरूरत है, पेट भी भरना है जी। और लेकिन साथ ही साथ हमने उन फसलों को देने वाली उस माँ को, उस मिट्टी को भी बचाना है। इसलिए जो अगर हम कोई भी इंसान अगर कुछ खाएगा नहीं तो वो काम क्या करेगा? अगर हम मिट्टी को कुछ खिलाएंगे नहीं तो मिट्टी हमें पैदावार कहाँ से देगी? इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं किसान भाइयों को निवेदन करता हूँ कि भाई अपने खेत की मिट्टी की जान बनाए रखें और इससे अपना आगे अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखें। तो कृषि में हरी खाद का महत्व, इस विषय पे जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सतीश कुमार, जो कि तकनीकी सहायक हैं उप कृषि निदेशक कार्यालय कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपने बेशकीमती जानकारी दी है। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र भाई। जी धर्मवीर भाई, देखो ये तो बात थी हरी खाद की, बहुत बढ़िया जानकारी धर्मवीर भाई आपने सुनवाई और बड़ी गहराई से और अच्छे से जानकारी दी। तो अब थोड़ी सी बात इस बारे में भी होनी चाहिए वीरेंद्र भाई कि देसी खाद भी कम है, अभी देसी खादों का भी इस्तेमाल होना चाहिए। समझ गया आपका इशारा कि भी जब हम हरी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फसलों में देसी खाद का भी कोई ना कोई महत्व तो होगा। बिल्कुल। तो क्या कुछ रहा है, समुचित प्रयोग होना चाहिए इनका भी, प्रयोग हो बिल्कुल। और देसी खाद तो देखो सबसे पहले तो देसी खाद अपनी गोबर की खाद ही है, गोबर की कुर्डी की खाद, कुर्डी की खाद, पर वो कच्ची ना हो, तैयार हो, कच्ची नहीं होनी चाहिए भाई, इस बात का ध्यान रखिए। और जो कहीं सुअर फार्म की खाद हो या मुर्गी फार्म की खाद, वो भी देसी खाद के रूप में इस्तेमाल हो, उसका में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें आगे नहीं। जी हाँ। और तीसरी ये जो मतलब अभी चीनी उद्योगों से जो प्राप्त होती है वो मैली, मैली वगैरह जो उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं आज, वो भी देसी खाद के रूप में बहुत अच्छा काम दे है, क्योंकि इनके अलग अलग गुण जो हैं अपने अपने हिसाब से पोषक तत्वों की मात्रा जो है, जिस तरह नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या पोटाशियम हो या कैल्शियम जो है, वो सूक्ष्म तत्वों में लोहा तक भी जो है, मैग्नीज वगैरह भी इनसे मिल जाएगा। ये सारे तत्व मिल जाए वीरेंद्र भाई तो हमने मौका नहीं चूकना चाहिए। अब जैसे खाली खेत है ना, तो अब भी हम डाल सके, या अब मान लिया नहीं मौका लगता फिर आगे जैसे खरीफ की फसल लेंगे, खरीफ की फसलों के बाद रबी की फसल बोने से पहले डाल दो, उसमें डाल दो, मतलब साल भर ये तो इकट्ठा होता रहे, मतलब खेत खाली है उसमें पाते रहो। खेत की जान बनाने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। जिस तरह घास घूस बोने लग रहे हैं उसमें पा दो गेली, बिल्कुल उसके साथ साथ हरा हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। वीरेंद्र भाई लेवा भाई से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।